नए सत्र की शुरुआत आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी इस टॉपिक के साथ। इस बार हमने 1 अक्टूबर को रेफरेंस पॉइंट बनाया है टारगेट 2026 के लिए। जो लोग 2026 में यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में अपीयर होंगे उनके लिए एक क्लासरूम प्रोग्राम चालू कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर का रेफरेंस बनाया, यानी 2 अक्टूबर के न्यूज़पेपर से। तो पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का पार्ट है और हमारा ईमेल आईडी taxilaupsc@gmail.com और मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर है 9599337328। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं और टॉपिक्स को लेकर अपने विचार सामने रख सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर हाल ही में आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। तो उस अनाउंसमेंट को जब हम देखते हैं तो वहाँ पहली चीज़ ये आती है कि आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा हुआ है। आपको पता ही है कि इस ईयर में 2025 ने ऑलरेडी आरबीआई ने 100 बीपीएस रेट कट किया हुआ है, यानी 6.5 से रेट कट आज 5.5 पर है। तो रेट कट इज दिस इज अनचेंज्ड, इट्स 5.5%। लेकिन कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार करंट अफेयर्स में इन टॉपिक्स को देखता है तो उसको यह समझने की जरूरत है कि रेपो रेट क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी चीज है जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, देखो यहां मॉनेटरी लिखा हुआ है, तो मनी को डील करने के लिए जिन जिन पॉलिसीज को अनाउंस करता है उसे ही मॉनेटरी पॉलिसी समझते हैं। बाजार में जो पैसे हैं, लिक्विडिटी है, मनी का फ्लो है, मनी के फ्लो की वजह से इन्फ्लेशन है या रिसेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी पॉलिसीज लेकर आई जाती है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और इसमें एक बड़ा मेजर और क्रिटिकल पार्ट है रेट्स का, यानी सेंट्रल बैंक जिस रेट पर अपने देश के कॉमर्शियल बैंक्स को मनी लैंड करती है वो रेपो रेट कहा जाता है। और इसका उल्टा यह है कि अगर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक में मनी को लैंड करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, लैंड नहीं करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो रिजर्व बैंक उसके बदले जो उनको इंटरेस्ट रेट देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट का और रिवर्स रेपो रेट का दोनों का अलग अलग काम है। और दूसरी चीज है कि हमें यह समझना चाहिए कि आप जब डायनेमिक पार्ट यानी करंट अफेयर्स में इकोनॉमी को डील करते हैं तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें होंगी, यानी आरबीआई या किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जब इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर मीटिंग करता है तो उस मीटिंग में कुछ चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि उस समय देश में जो इकोनॉमिक टर्म है उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, उससे भी मेजर इन्फ्लेशन की क्या कंडीशन है, ग्रोथ को लेकर किस तरह के एजम्पशंस हैं, क्या कंट्री की इकोनॉमी रिसेशन की तरफ तो नहीं जा रही है, क्या इकोनॉमी डिप्रेशन में तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को एक तरह से देखने के बाद आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो इंटायर कंट्री की इकोनॉमी है उसको पुश करने की कोशिश करता है। और इस बार जो आरबीआई ने डिक्लेरेशन किया है, यानी उन्होंने रेट्स को ना कट किए हैं ना कट नहीं किए, यानी अनचेंज किए हैं,
क्योंकि ऑलरेडी दिस ईयर वी हैव ऑलरेडी डन द रेट कट अराउंड 100 बीपीएस यानी 6.5% से अभी का रेट कट 5.5% है। अब जब इस तरह के चीजों को हम डील कर रहे होते हैं, अब मैं करंट अफेयर्स अभी पढ़ा रहा हूं, आप मेंस लिखने जाओगे अगले साल में या प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको डील कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट्स है, क्या थ्योरी है, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर ना कुछ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में ना कुछ सिद्धांत हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके इर्द गिर्द ही सेंट्रल बैंक एक्शंस करता रहता है। तो हम आगे भी यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह रेट्स के थ्रू मनी फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, उस मनी फ्लो से किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, या जीडीपी को किस तरह से मनी के फ्लो को इकोनॉमी में अवेलेबल करा के और सम टाइम ड्राई करा के किस तरह से जीडीपी को पुश किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इन्हीं सारी चीजों को डील करती है। तो अभी की जो अनाउंसमेंट है उसमें यह है कि उन्होंने रेपो रेट अनचेंज रखा हुआ है यानी 5.5%। अब इस पॉलिसी में मैंने आपको बता दिया कि बैकड्रॉप में क्या होता है, नेशन की इकोनॉमिक कंडीशन, रिसेशन की तरफ इकोनॉमी जा रही है या उसके ग्रोथ को कैसे मेंटेन करना है, क्या डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बढ़ रही है, क्या किस तरह से मनी फ्लो को हमें बना के रखना है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। आगे हम और देखेंगे कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। दिस फॉलोड 3 consecutive कट्स टोटलिंग 100 बेसिस पॉइंट्स अक्रॉस फरवरी, अप्रैल एंड जून। आपको मैंने बोल दिया अप्रैल में भी कट हुआ, फरवरी में भी हुआ और जून में हुआ। दिस फाइनेंशियल ईयर में आप समझ लो कि जून में हो गया और अप्रैल को भी इसी फाइनेंशियल ईयर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई ये कहता है कि हमने इस बार रेट कट नहीं किया, यानी आरबीआई जिस दर पर बैंकों को पैसे मुहैया कराता है, पैसे लेंड करता है, उस रेट को उसने कट नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, अगर मैं सही हूं तो ये आरबीएल बैंक के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बोला ओपनड अप पॉलिसी स्पेस फॉर फर्दर सपोर्टिंग ग्रोथ। उन्होंने पॉलिसी स्पेस इसकी चर्चा की, यानी मोटे तौर पर मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूं कि कभी कभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ रेट कट से जोड़कर रखा जा रहा है, नहीं। उन्होंने क्या किया, ओपनड अप ए पॉलिसी स्पेस फॉर फर्दर सपोर्टिंग ग्रोथ। इसको मैं बड़े डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आरबीआई ने पॉलिसी स्पेस को जगह देकर ग्रोथ के मोमेंटम को रेट कट किए बिना बनाए रखने की कोशिश की। यानी मॉनेटरी पॉलिसी में जो पॉलिसी स्पेस है उसको कैसे डील करते हैं वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बोला था कि जब हम इकोनॉमी में करते हैं तो इन्फ्लेशन की बात होती है, तो यहां पर देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन रिटेल इन्फ्लेशन की बात की गई है जो 2.6% है। और आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट 4% है और ±2% अलाउड है। और आरबीआई का गवर्नर का कौटिल्य इकोनॉमी फोरम समिट में बोलते हुए स्टेटमेंट आया है कि आरबीआई के पास ये गवर्नमेंट टारगेट देती है कि आपको इन्फ्लेशन को 4% करना है। आरबीआई इन्फ्लेशन के टारगेट को हिला नहीं सकता कि नहीं इन्फ्लेशन टारगेट 4% करके नहीं 5% होगा। हाँ, आरबीआई के पास ये इंडिपेंडेंस है कि वो कौन से मॉनेटरी पॉलिसी में मेजर्स उठाए कि इन्फ्लेशन के टारगेट जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं उसको मीट कर सके। तो अच्छा, एक चीज और है, यहां छूट गया है, इस बात की संभावना है कि अप्रैल 2026 में ये इन्फ्लेशन टारगेट शायद 4.5% के करीब होगा। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि जो ग्लोबल सिनारियो है इकोनॉमी की और जो ग्लोबल मार्केट है, जिस तरह से यूएसए की अनसर्टेन टेरिफ कंडीशंस हैं और कहीं भी यूएसए के साथ आपको पता ही है कि हम 45 बिलियन डॉलर के सरप्लस थे ट्रेड में, लेकिन जो टेरिफ एनाउंसमेंट है उसके बाद थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो वोलेटाइल जो इन्वायरमेंट है इकोनॉमी का
उसको देखते हुए भी आरबीआई ने इस तरह के मेजर्स लिए कि कीपिंग ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन इन माइंड, आरबीआई हैज टेकन द स्टैंड कि दे विल नॉट कट द रेट्स। ये अनाउंसमेंट है। तो ये तो एक लाइन का है, इसको हम अलग चल के डिफाइन करेंगे। अभी हम किसको समझेंगे, ये जो स्पेस पर फर्दर सपोर्टिंग ग्रोथ, वो कैसे आरबीआई ने किया है। तो इसमें देखिए पहला क्या किया हुआ है, आरबीआई अलाउ बैंक्स फंडिंग ऑफ कॉरपोरेट टेकओवर्स। आप समझो कि एक तरह से एक डिकेड की पॉलिसी चली आ रही थी, कॉरपोरेट टेकओवर में बैंक्स फंड ना के बराबर करते थे। कंपनीज को यह कहा जाता था कि वो अदर सोर्स, मतलब बैंक से लोन लेने को छोड़कर या बैंकिंग फंडिंग को छोड़कर अदर सोर्स जो कैपिटल है, वो कैपिटल अदर सोर्सेस से लेकर आए कॉरपोरेट टेकओवर के लिए। ये एक बड़ा कदम है। इससे क्या होगा कि कॉरपोरेट टेकओवर में एक कंपनी दूसरे कंपनी को जब टेकओवर करती है, तो एक ऐसी कंपनी जो मजबूत स्थिति में है वो कमजोर कंपनी को टेकओवर करके उस कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट ही नहीं, उस कंपनी को नए नए इंस्पिरेशंस के साथ उसको पूरा खड़ा करती है। तो फिर उस कंपनी का आउटपुट, उसमें काम करने वाले लोगों के रोजगार प्रभावित नहीं होते। ये एक कॉरपोरेट टेकओवर मतलब एक्सपेंशन। किसका एक्सपेंशन? मार्केट साइज का एक्सपेंशन। मार्केट साइज के एक्सपेंशन का क्या मतलब है? मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और ये चीजें अलाउ करके आरबीआई ने उस स्ट्रक्चरल पॉलिसी को चेंज करके कॉरपोरेट्स के हाथों में पैसा देने की कोशिश की है विदाउट चेंजिंग द रेट्स। तो दीज आर द पॉलिसी मेजर्स। और ये हमें समझना पड़ेगा कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिर्फ रेट कट्स तक अवेलेबल नहीं है। ए डिकेड ओल्ड फ्रेमवर्क दैट डिस्करेज लैंडिंग टू द सर्टेन बैरोवर्स ओवर एबव लिमिट ऑफ 10,000 करोड़। अब ये एक डिकेड पुराना, वहां 10,000 करोड़ की पहले तो चीज है कि वैल्यूएशन 10 साल पहले 10,000 करोड़ की क्या वैल्यूएशन। दूसरा, आरबीआई कहता है, आरबीआई ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि उससे इस बात का डर है, और बहुत बार हुआ है कि कोई एक कंपनी को ही बार बार फाइनेंस करके बैंक वो बैड लोन वाली कंडीशन ना एराइज हो जाए, या इस तरह का ना हो कि एक कंपनी को ही एक बैंक अपने पोर्टफोलियो से बार बार फाइनेंस कर रहा है या ज्यादा फाइनेंस कर रहा है। उसको हटाने का मतलब यह है कि बैंकिंग सेक्टर में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आना कि नहीं, जिसको हम फंड कर रहे हैं अगर उस कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, उस कंपनी का ग्रोथ प्रोजेक्शन अच्छा है, या वो अपकमिंग टेक्नोलॉजी में अच्छा कर सकती है, या आने वाले दिनों में वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो उसके पीछे बैंकों को पैसा लैंड करने के लिए इस तरह की पॉलिसी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फाइनेंसिंग ऑफ नॉन बैंकिंग लेंडर्स, जो नॉन बैंकिंग लेंडर्स होते हैं वो जो फाइनेंस करते थे, तो वहां एक टर्म होता था रिस्क वेट्स। मतलब ये जो है इसके शुड गेट चीपर गोइंग फॉरवर्ड वंस द आरबीआई रिड्यूस द सो कॉल्ड रिस्क वेट। मतलब जो वो लैंड करते थे मनी, नॉन बैंकिंग वाले हैं, वो जो पैसा लैंड करते थे, तो उस पैसे को लैंड करने में क्या कंडीशन होती थी, उनको रिस्क वेट्स की वैल्यू को उन्होंने कम कर दिया। यानी अगर कोई 100 करोड़ रुपए लैंड कर रहा है और रिस्क वेट 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ रुपए ना करके उसके 2 करोड़ कर दिया। यानी उनके पास ज्यादा पैसा होगा मार्केट में लैंड करने के लिए, और उनका रिस्क वेट कम होने से वो ज्यादा पैसा लैंड कर पाएंगे, यानी वो पैसा भी ज्यादा बना पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा चीजें लैंड करेंगे। उसके बाद गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई मूव सेइंग नथिंग शुड बी फ्रोजन इन द टाइम। ये बड़ा ये एग्रेसिव चीज है, और उन्होंने बोला सर्कमस्टांसेस चेंजेस, टाइम्स चेंजेस, रिक्वायरमेंट चेंजेस, रेगुलेशन शुड ऑल्सो चेंज।
उनका कहना है कि नथिंग, कोई भी चीज टाइम में फ्रोजन नहीं है, माने कि हम ऐसा ही करते आए हैं तो ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, उनका कहना है कि सरकमस्टांसेस चेंज होती है, उसके बाद से क्या होता है, सरकमस्टांसेस, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, और समय के साथ साथ रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बंधे हुए हैं। इसमें एक अनाउंसमेंट और भी है कि बैंक कैन गिव लोन्स इन इंडियन रुपीज टू नॉन रेजिडेंट्स फ्रॉम द नेपाल, भूटान, श्रीलंका। अभी तक क्रॉस बॉर्डर में स्टार्ट किया है, ये आगे और जाएगा। एंड द आरबीआई नाउ प्लान्स टू गिव आउट न्यू लाइसेंसेस फ्रॉम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से आपको पता ही है, कोऑपरेटिव सेक्टर में जिस तरह से गवर्नमेंट न्यू इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है। तो मेरा ये कहना है, अब मैं यहां आ गया हाउ टू डील सच टॉपिक्स। मेरा कहना है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक साल में 3 बार 4 बार आ रही है। हमारा एक बार प्रीलिम्स आना है, हमारा एक बार मेंस आना है। मैं स्टैटिक पार्ट को डील करता नहीं हूं, मैं करंट पार्ट को डील करता हूं। तो मुझे कहना है कि इस तरह के जब भी सवाल आए, सवाल आ चुके हैं 2 साल पहले, सवाल आ चुके हैं, मेंस में सवाल आया था, पहला या दूसरा सवाल ही था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और उसमें खासकर कोर इन्फ्लेशन को लेकर सवाल पूछा गया था, अगर मैं सही हूं तो, कि आरबीआई ने किस तरह की पॉलिसीज की अडॉप्ट की और उससे इंटायर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स को लेकर। मैं कह रहा हूं कि इस तरह के कुछ भी सवाल आ सकते हैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पर, मॉनेटरी पॉलिसी पर। तो उसके बैकबोन्स क्या है? तो मैंने एक बैकबोन आपको जैसे दिखाया कि हमें यह समझना चाहिए कि रेट्स क्या होते हैं, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कौन सी थ्योरी है जो मनी फ्लो को बढ़ाती है और मार्केट से मनी को ड्राई करती है। हमें यह समझना पड़ेगा कि मॉनेटरी इक्वेशन क्या है या मनी इक्वेशन क्या है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है, या जॉन मैनयार्ड केन्स की जो केन्जियन थ्योरी कही जाती है, वो केन्जियन थ्योरी में बिलीव करने वाले इकोनॉमिस्ट थोड़े मॉनेटरी इक्वेशन को या मनी इक्वेशन से थोड़ा अलग राय कैसे रखते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम दिमाग में रखेंगे और इन टर्म्स को, किसको, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, इन्फ्लेशन, कोर और हेडलाइन। अब मैंने आपको हेडलाइन इन्फ्लेशन में बता दिया कि उसमें वोलेटाइल आइटम भी होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड वोलेटाइल आइटम्स लाइक फूड है, उसमें क्या है, एंड फ्यूल है, फूड एंड फ्यूल है। फ्यूल जो है वो फॉरेन मतलब बैरल के प्राइसेस पर इंडिकेट करता है, और मानसून अच्छा हो गया तो सब्जियों के दाम कम हो गए, मानसून खराब हो गया तो सब्जियों के दाम बढ़ गए या फसलों के दाम बढ़ गए, तो वो वोलेटाइल आइटम है। उसको छोड़कर जो कोर इन्फ्लेशन है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है और मनी फ्लो क्या है। तो मैं आप आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि फिर आपके एक्सप्लेनेशन में किसी तरह की परेशानी ना रह जाए। तो पहली चीज हमने क्या डिस्कस की, पहली चीज हमने आरबीआई या किसी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को डील करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी आप देखो, मॉनेटरी यानी मनी, यानी मनी से रिलेटेड पॉलिसी को, मनी के फ्लो को देखना, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो मनी से डील करती है वो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स समझी जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी को सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि ऐसी सेंट्रल बैंक के पास इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर मनी के फ्लो को डील करने के लिए जिस तरह की वो पॉलिसीज लेकर आता है मार्केट
मार्केट में मनी फ्लो को डील करने के लिए, बस वही मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये क्या करते हैं, रेट्स। तो इनके पास किस तरह के रेट्स हैं, दो तरह के, एक क्या है रेपो रेट है और एक क्या है रिवर्स रेपो रेट है। अब ये अप्लाई कैसे होता है इसको समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, आपने देखा होगा हाई है लो है, ये इन्फ्लेशन है और ये रेट्स है। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो रेट्स क्या होंगे, महंगाई बढ़ी हुई है। व्हाट डज इट मीन, चीजें महंगी है, तो महंगी चीजें हैं तो क्या होगा, तो रेट्स को किस लेवल पर डील करना पड़ेगा, रेट को हम हाई करेंगे। हाई करने से क्या होगा, पैसा जो लैंड हो रहा है वो हाई रेट पर लैंड होगा। जब वो हाई रेट पर लैंड होगा तो बैंक के थ्रू मार्केट में कम पैसा आएगा। जब पैसा लोगों के हाथों में कम होगा तो लोग चीजों को क्या करेंगे, खरीदने में सकुचाएंगे। जब आपके पास पैसा कम होता है ना, मैं उसको मनी इक्वेशन से भी जोड़ूंगा, लेकिन आपको अभी कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। तो जब पैसा कम होगा तो चीजों की डिमांड और सप्लाई में क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम है तो लोग डिमांड कम करते हैं। तो जब डिमांड कम करते हैं तो सप्लाई क्या होगा, सप्लाई जो है डिमांड के हिसाब से अपने को एडजस्ट करेगा, यानी मार्केट स्टेबलाइज होगा। चीजें जो महंगी हैं, डिमांड और सप्लाई में क्या है, जब डिमांड ज्यादा हो जाता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। तो डिमांड कम होगा तो चीजें सस्ती होंगी, और जब चीजें सस्ती होंगी तो फिर क्या होगा, इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, इन्फ्लेशन डाउन होगा। और जब इन्फ्लेशन पूरा डाउन हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है, मार्केट में लो रेट पर पैसा अवेलेबल बनाया जाएगा, अवेलेबल किया जाएगा। अब जब मार्केट में पैसा, इन्फ्लेशन रेट जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा पैसा अवेलेबल करा दिया गया लो रेट पर, तो उसके क्या खतरे हैं, उसके खतरे ये हैं कि अचानक से वोलेटाइल डिमांड्स बढ़ जाती हैं। उसके इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हिसाब से इस तरह का इकोनॉमिकल बिहेवियर अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए ही इन्फ्लेशन रेट्स के थ्रू पैसे के सप्लाई को मार्केट में नियंत्रित किया जाता है। ये पहली चीज हो गई। इसमें एक कहानी है, इसमें एक कहानी और भी है कि जब इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बहुत हाई रहता है तो रेट्स को हाई किया जाता है। क्यों हाई करते हैं, कि वो डिमांड और सप्लाई से भी जुड़ा हुआ है। जो एक मॉनेटरी इक्वेशन है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, उसको भी हम समझ लेते हैं कि वो कैसे रोल अदा करती है। देखो, ये M जो है मनी है, V जो है वेलोसिटी है, P जो है प्राइस है, T है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। तो इसमें देखते क्या है हम कि जो मनी है किस वेलोसिटी से मतलब आपके पास पैसा है, आपके पास समझ लो कि 10,000 रुपये है, और 10,000 रुपये किस वेलोसिटी के साथ हैंड्स चेंज कर रही है। यानी 10,000 रुपये हमारे पास हैं, मैं गया, मैंने उसमें से 10,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसको 3 जगह मैंने खर्च किया, तो वो 10,000 रुपये किस रफ्तार के साथ कितने हैंड्स को चेंज कर रही है, वो वेलोसिटी माना जाता है। लेकिन आप ये जानते हो वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर। कैसे प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, अगर किसी चीज की प्राइस कम है
तो उसकी वेलोसिटी और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं, और प्राइस जब ज्यादा हो जाता है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पैसा अवेलेबल है वो लगभग 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये है। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, प्राइस और ट्रांजैक्शंस दोनों मिलकर क्या ड्राइव करते हैं ये समझने की जरूरत है। ये और कुछ नहीं है, ये जो है ना, ये जीडीपी का आउटपुट है। तो इस तरह के इक्वेशंस में जीडीपी का आउटपुट कैसे है, जो टोटल आउटपुट है वो क्या है, जो जीडीपी का आउटपुट नंबर ऑफ, जो जीडीपी का आउटपुट है वो क्या है, प्राइस है और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, दैट इज कॉल्ड टोटल आउटपुट। अब यहां क्या माना जा रहा है, यहां यह माना जा रहा है कि वेलोसिटी और ट्रांजैक्शंस ऑलमोस्ट सेम है इन किसमें, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। तो M इज इक्वल टू P, यानी जितना ज्यादा पैसा फ्लो करेगा, ये अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसकी भी वैल्यू ज्यादा है, और इसको कम कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मनी इक्वेशन। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मनी इक्वेशन, मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट कट्स अनाउंस किए जाते हैं उसके पीछे इकोनॉमी का यही कॉन्सेप्ट काम करता है। यह कॉन्सेप्ट सीधे तौर पर बताता है कि M क्रॉस V इज इक्वल टू P क्रॉस T, यानी मनी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड द ट्रांजैक्शन, प्राइस मल्टीप्लाइड द ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ द जीडीपी ऑफ ए कंट्री, एंड इन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स V इज इक्वल टू T, it means M is equal to P, यानी money is equal to price. तो if greater the flow of the money, greater the price, lower the flow of the money, lower the price. तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसी मनी को कंट्रोल किया जाता है। तो आपको पता है कि अगर सेंट्रल बैंक ने रेट्स को कम कर दिया, कम करने का मतलब रेपो रेट को कम कर दिया, तो रेपो रेट का कम करने का क्या मतलब है, वो लोअर रेट पर बैंक्स को पैसा लैंड कर रहा है। बैंक्स को पैसा लैंड करने का मतलब है लोगों को आसान किस्तों पर लोन अवेलेबल है, इसका मतलब है लोगों के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल है। और इसका रिवर्स देखिए, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसमें रिवर्स रेपो रेट जब आप लेंगे तो वो क्या होता है, वो रेट जिसमें बैंक जो है सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहानी है, अगर रिवर्स रेपो रेट जब, और बैंक क्या करता है, पैसा लैंड करने का काम करता है। अब सोचो रिवर्स रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर बैंक पैसा आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई में उसको बढ़ा दिया गया, इसको इंक्रीज कर दिया गया, तो बैंक क्या करता है, यहां पैसा ज्यादा रिजर्व करने लगता है। यानी इसके थ्रू क्या होता है, मार्केट से पैसा निकलकर सीधे आरबीआई के पास आता है, यानी पैसा मार्केट से ड्राई हो गया। यानी जब मार्केट में पैसा ज्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, तो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को ड्राई कर देता है मार्केट से, और इसके थ्रू वो, आपको मैंने बता दिया, मनी सप्लाई को ड्राई करने का मतलब है प्राइस को कंट्रोल करना। इस तरह से वो प्राइस को कंट्रोल करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक फंडा है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी में एक चीज और है भाई, ये नई चीज है, ये 70s और 80s में ये कॉन्सेप्ट सामने आए हैं, और दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक्स हैं, देश दुनिया में जितने भी, वो इस चीज के इर्द गिर्द काफी कोशिश करते हैं। आप देखते होंगे यूएसए में आता है कि फेड ने रेट कट्स अनाउंस किए, ट्रंप बोलते हैं कि आप रेट कट्स अनाउंस करो क्योंकि लोगों को पैसा देना है, हमें ग्रोथ चाहिए। अच्छा, ग्रोथ का इन सब चीजों से क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया है, अभी दोबारा समझा दे रहा हूं। लोगों के हाथ में पैसा होने से उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। ये सही है या मिथ है? आप जरा आप सोचो
कि लोगों के हाथ में बैंकों ने ढेर सारे पैसे मुहैया करा दिए, लेकिन इन्फ्लेशन डाउन नहीं हुआ, तो क्या होगा? उस पैसे की वैल्यू ही नहीं रहेगी। जो एक कप चाय 100 रुपए की मिलती है, यहां पर अगर 10,000 रुपए दे दिया जाए तो वही एक कप चाय 1,000 रुपए की होती है, हो जाएगी। यानी मनी फ्लो को बढ़ाने से इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही है, पैसे की वैल्यू भी डाउन होती है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी, देश जिस समय मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है, जो लोग डिसाइड करते हैं, वो देश के उस समय के इकोनॉमिक पॉलिसी में जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, जैसे ग्रोथ के पहले भी वो इन्फ्लेशन भी देखते हैं, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, इसके अलावा ग्लोबल सिनारियो में क्या चैलेंजेज है, तो इन सारी चीजों को देखकर ही वो ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं। अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, ये आप देखो, इन्फ्लेशन, ग्रोथ को पुश करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, और क्या करना है? मनी फ्लो को समझना है और एम्प्लॉयमेंट पर भी ध्यान देना है। अब एक कॉन्सेप्ट है, ये तो 70s 80s का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। आपने देखा कि आरबीआई ने क्या बोला कि दे आर ओपन फॉर ए स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव। यानी आरबीआई ये कर रहा है कि एक्सक्यूज मी, एक कॉल है। हाँ, आरबीआई क्या कह रहा है? आरबीआई ये कर रहा है कि उसने क्या डिसाइड किया? आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि भाई हम रेट कट नहीं करेंगे, और उसको पता है कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है, आपको भी पता है, ट्रेड की वजह से, यूएसए की पॉलिसी की वजह से, मतलब इंटायर ग्लोबल इकोनॉमिक फिनोमिना इज वॉलेटाइल, नोबडी प्रेडिक्ट कि आगे क्या होगा। तो एक सेफ साइड लेकर उसने चला, और 100 बीपीएस पॉइंट तो उसने बोल ही दिया था इस ईयर में, मतलब फरवरी, अप्रैल और अभी मतलब वो जो रेट कट है उसमें 100 बीपीएस पॉइंट उसने ऑलरेडी कर दिया था, तो उसने आगे नहीं। इसमें एक थ्योरी है कि हर समय हम लोग 1930s के जो ग्रेट डिप्रेशन था उसको जरूर पढ़ते हैं। तो जॉन मैन्यार्ड केन्स थे, केन्जियन थ्योरी वो कही जाती है। उनका ये कहना था कि जब भी रिसेशन की स्थिति हो, रिसेशन आप समझ रहे हो ना, तो उस समय क्या करना है? रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाए, और वो बढ़ाने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। इस पैसे से क्या होगा? मार्केट में वो डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई आएगा, सप्लाई आएगा तो ये एक साइक्लिक चेंज है। फिर फैक्ट्रियां काम करेंगी, फिर वहां मजदूर चाहेंगे। यानी वो कहते हैं कि डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जैसी स्थिति में गवर्नमेंट मेजर्स बहुत जरूरी है, और गवर्नमेंट मेजर्स के थ्रू ही इसको कंट्रोल करना है। इस थ्योरी को हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर इस तरह का सवाल घूम के आता है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ में सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वही 100% कंट्रीब्यूट करती है, या ऐसा आप सवाल आ सकता है कि आरबीआई के हाल के मेजर्स के बावजूद, जो अभी तो प्रिडिक्टेड 6.8% आरबीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ प्रिडिक्ट कर दिया है, लेकिन इफ यू आर लुकिंग फार फ्रॉम 6.8%, व्हाट आर द मेजर्स इंस्टेंट ऑफ आरबीआई's मेजर्स इन पुशिंग द इकोनॉमी? वो सारी चीजों को करने के बावजूद, अगर उन सारी चीजों को करने के बावजूद इकोनॉमी आउटपुट नहीं जा रही है, तो क्या वो रास्ते हो सकते हैं जिससे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए? तो यहां पर इस तरह की थ्योरी आती है, जो केन्स का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में और इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट पॉलिसीज का, वो आरबीआई को गवर्नमेंट से अलग कर, सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज का कंट्रीब्यूशन है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमने ये टॉपिक लगभग कंक्लूड कर लिया। इस टॉपिक को कंक्लूड करने के बाद हमें सबसे पहले ये समझ में आ गया कि जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो रेट्स हैं
वो किस तरह से काम करते हैं। एक रेपो रेट है, एक रिवर्स रेपो रेट है। यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये पैसे को ड्राई करता है, ये मनी फ्लो को मार्केट में देता है, ठीक है। फिर हमने इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इन्फ्लेशन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, एक कोर है, एक हेडलाइन है। हेडलाइन में वोलेटाइल आइटम है जैसे फ्यूल और वेजिटेबल्स, सब्जियां, और कोर में क्या है, इसको छोड़कर है। इसके अलावा क्या है, एम्प्लॉयमेंट वाली भी हमने चर्चा की। फिर मनी इक्वेशन को समझा। मनी इक्वेशन में क्या किया, M क्रॉस V इज इक्वल टू P क्रॉस T। ये लगभग इकोनॉमिक आउटपुट है, V और T एक हैं, तो M इज इक्वल टू P। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने पिछले साल के वीडियोस में डाला था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि इट्स ए कोर मैथमेटिक्स, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, उसको बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये M इजकल टू V, यानी मनी का फ्लो ज्यादा होगा तो पैसा बढ़ेगा, मनी का फ्लो डाउन होगा तो प्राइस डाउन होगा। तो यही तो है, यही तो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको करने के लिए कह रहा है। लेकिन जो सरकार मॉनेटरी पॉलिसी में, अच्छा ये इन्फ्लेशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और केन्स की कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया कि केन्जियन थ्योरी भी, जिसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात है, गवर्नमेंट पॉलिसी के इंटरफेरेंस की बात है, एम्प्लॉयमेंट की बात है। अब इस पर क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो भी समझते हैं। सवाल 2 साल पहले पूछा जा चुका है, लेकिन हाल के दिनों में पूछा जा सकता है कि 2047 जो हमारा टारगेट है, और आपको पता ही है बहुत सारे पिछले क्लास के लेक्चर्स में मैंने लिए हैं, पीछे के वीडियो मत देखो क्योंकि 1 अक्टूबर को हमने रेफर किया हुआ है, तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो पीछे की चीजें कवर होती जाएंगी। और मैं कैसे पढ़ाऊं ये भी आप बता सकते हो। तो अब इसमें जैसे 2047 जो है हमारा, ये है क्या है, टारगेट है किस चीज का। तो अब हमारे पास जो प्रिडिक्शन है उसमें क्या है, इंडियन इकोनॉमी फॉलोड बाय चाइनीज इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, यूएसए इकोनॉमी। लेकिन अब ये तो ग्लोबल आउटपुट में हमें देखो मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाना है, ये जाना है। तो इसी, अब देखो यहां पर मैंने एक बात मुंह से निकल गई, लेकिन उसको दिमाग से तुरंत कनेक्ट करना है। क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग में हमें आगे जाना है। मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाने के लिए क्या चीज चाहिए, आरबीआई ने क्या किया, स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ देखा। क्या देखा भैया, अब 2-3 एमएसएमईज मिलके अगर टेक ओवर करके एक बड़ी कंपनी बना रहे हैं तो पैसे की वजह से वो चीज ना रुके, हमें मैन्युफैक्चरिंग में आगे जाना। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉर्पोरेट टेक ओवर में कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को पैसे की जरूरत है तो ये नहीं है बैंक की 10,000 करोड़ ही लैंड करेगा, उससे ज्यादा लैंड कर सकता है। कोऑपरेटिव के थ्रू जो एग्रीकल्चर का पार्ट है उसमें किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम सही प्राइसिंग दिला सकते हैं, उनके मूवमेंट मतलब इंश्योर कर सकते हैं मूवमेंट ना। अगर कोऑपरेटिव बनेगा, मान लो ऐसा कोऑपरेटिव बना जो रबी की खरीफ के क्रॉप्स को वो भंडारण करने की कैपेसिटी कर सकता है और फिर उसके थ्रू उसको आगे ले जा सकता है, फिर सही दाम किसानों को मिल सकता है, तो उनकी स्थिति सुधरेगी। तो ये एक स्ट्रक्चरल पॉलिसीज के द्वारा वर्णित, तो वहां पर जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं उन्होंने सही बोला कि वक्त समय मतलब वो हम किसी चीज में कैद नहीं है, टाइम फ्रेम में कैद नहीं है, समय में कैद नहीं है। जब जैसा समय आएगा, जैसी रिक्वायरमेंट आएगी, वैसी पॉलिसी के लिए रिजर्व बैंक तैयार है। तो उसको आप जोड़ सकते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेज को, कि किस तरह से उस स्ट्रक्चरल चेंजेज के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉरपोरेट कैपिटल को इंड्यूस किया है। समझ गए, मैंने आपको बोला कॉरपोरेट कैपिटल इंड्यूस होने का मतलब है बड़े स्केल पर प्लान्ड वे में किसी आउटपुट को जनरेट करना। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा, इसके सवाल भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो ये सवाल सीधा का हो सकता है कि हाल ही के दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेट कट के अलावा डिफरेंट स्ट्रक्चरल चेंजेज को प्रमोट किया है, हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट इन इंडियन इकोनॉमी। तो आपको मैंने बता दिया, ये समझा दिया। वो दूसरी सवाल ये हो सकता है कि इन मतलब काफ़ी टेंस ग्लोबल इकोनॉमी का ये समय काफ़ी टेंस्ड है, तो इस टेंस समय में किस तरह से रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को, पता नहीं अगली बार मुझे लग रहा है 0.25 बेसिक पॉइंट्स कट्स भी कर सकते हैं या 0.50 भी कर सकते हैं, क्या ग्लोबल कंडीशन है। तो उस पर सवाल आ सकता है कि जो रेट कट है वो किस तरह से लाभदायक होते हैं। तो उसका जो बैकबोन है आपको बता दिया, मनी इक्वेशन है, लोगों के हाथ में पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है,
तो सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके आपको बना के भेज देना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अलावा एक सवाल ये भी आ सकता है कि जो ट्रेड है, ट्रेड में अब इंडिया का ग्रोथ क्या है, अगर ट्रेड अनसर्टेन है तो डोमेस्टिक डिमांड्स के थ्रू है, तो डोमेस्टिक डिमांड के लिए भाई पैसा चाहिए लोगों के हाथ में, तो आरबीआई किन पॉलिसीज के थ्रू इंश्योर कर रहा है, कैपिटल में भी मार्केट इंड्यूस कर रहा है। आपने देखा होगा कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो है ना वो डाउन हुआ है पिछले 3 महीने में। तो इस तरह से, और अखबार पढ़िए और इस चैनल के साथ आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इकोनॉमी है और साथ में पॉलिटी, इन टॉपिक्स को कवर करूंगा। हमारा जो टारगेट है 2026 का, उसमें आंसर राइटिंग पर भी मैं हफ्ते में 1 दिन लेक्चर लेने की कोशिश करूंगा। तो अगले टारगेट 2026 के सत्र की शुरुआत आज हम करते हैं। आप सभी सक्सेसफुल रहें, इस लेक्चर्स के थ्रू आप कुछ अर्न कर पाएँ, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा गोल है। और इस टारगेट 2026 के थ्रू आप सक्सेस पाएँ, यही इस चैनल का उद्देश्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।